नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड स्नातक स्तरीय वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2026 के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो कराने वाला हूं। और इसमें दोस्तों मैंने 2024 से लेकर 2026 तक की सिलेक्टिव प्रश्न लिए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर के, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर दोस्तों होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 3 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत उत्तराखंड, त्रिपुरा और कर्नाटक इन 3 राज्यों के साथ एक एमओयू यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत जल जीवन मिशन 2.0 के तहत इसका उद्देश्य क्या है? तो जल स्रोतों की स्थिरता बनाए रखना, इनका संचालन करना, रख रखाव करना और जल गुणवत्ता को बेहतर और इसका प्रबंधन करना। साथ साथ उत्तराखंड के जो झरने हैं, उत्तराखंड की जो नदियां हैं, इनके पुनरुद्धार के लिए SARA का गठन किया गया है। क्या है SARA? एस से मतलब है स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी, इसका गठन किया गया है और इसके माध्यम से उत्तराखंड के जो झरने हैं, नदियां हैं, इनका पुनरुद्धार कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रवासी पंचायत की पहल किस जनपद से शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रवासी पंचायत की पहल शुरू की है टिहरी गढ़वाल से, और इसकी शुरुआत कब की गई है? 24 अप्रैल 2026 से टिहरी से प्रवासी पंचायत पहल की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना। जो बढ़ता पलायन है उसको रिवर्स पलायन में बदलना और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना, इसके लिए प्रवासी पंचायत योजना की शुरुआत की गई है। टिहरी जनपद से उसकी शुरुआत की गई है और नवंबर 2026 तक प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ये लागू हो जाएगी योजना। और जो ये योजना है, इस कार्यक्रम का आयोजन कौन कर रहा है? तो उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग। ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 की चारधाम यात्रा के लिए तैयार की गई विस्तृत कार्य योजना के तहत इस प्रमुख अभियान को लागू करने पर विशेष जोर दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ग्रीन एंड क्लीन चारधाम यात्रा। 2026 में जो चारधाम यात्रा चल रही है, तो इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है ग्रीन एंड क्लीन चारधाम यात्रा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में उत्तराखंड में 100% कोविड टीकाकरण और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से उत्तराखंड से सम्मानित किया गया है पूजा परमार राणा को। पी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। पूजा परमार राणा, ये एनएम है, एनएम पूजा परमार राणा, और वर्ष 2026 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको सम्मानित किया है। इन्होंने कोविड टीकाकरण 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया था जब कोविड महामारी फैली थी। 100% का लक्ष्य इन्होंने हासिल किया था पूजा परमार राणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा मुख्य रूप से किन सुरक्षित क्षेत्रों के बीच वन्यजीवों के निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करता है? तो वन्यजीवों की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए एक 12 किलोमीटर लंबा वन्यजीव गलियारा बनाया गया है, जो कि एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा है। और ये किन के बीच आवाजाही सुनिश्चित करता है वन्यजीवों की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राजाजी टाइगर रिजर्व, शिवालिक रेंज और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और एक और पॉइंट आपको नोट करना है कि जो ये वन्यजीव गलियारा है, इसका उद्घाटन कब किया गया? तो पीएम मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2026 को, डेट आपको नोट करनी है, 14 अप्रैल 2026 को देहरादून में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। और इसी के अंतर्गत आता है ये एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा, जो कि 12 किलोमीटर का है। तो इसका उद्घाटन कब किया गया? 14 अप्रैल 2026 को।
नेक्स्ट है, देहरादून में आयोजित डिजिटल समिट के दौरान सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा अत्याधुनिक सिस्टम लॉन्च किया गया है जो विशेष रूप से चारधाम यात्रा में मददगार साबित होगा। तो एक अत्याधुनिक सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से सुरक्षा और निगरानी बेहतर हो सके। तो ये अत्याधुनिक सिस्टम है नैना एआई, इसको लॉन्च किया गया है। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और देहरादून में जो डिजिटल समिट समिट आयोजित किया गया था उसके माध्यम से ये सिस्टम लॉन्च किया गया है नैना एआई, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सुरक्षा को बेहतर बनाने का ये कार्य करेगा। उत्तराखंड वन विकास निगम यूएफडीसीएल के रजत जयंती समारोह में वन प्रबंधन और डिजिटल निगरानी के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है हिमकास्ट। कास्ट का मतलब तो होता है लकड़ी, और लकड़ी कहाँ होती है, जंगलों में। तो हिमालय में पाई जाने वाली कास्टों की सुरक्षा प्रबंधन और डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो हिमकास्ट। इस प्रकार आपको ये याद रखना है और अब आप इसको नहीं भूल सकते हो, क्योंकि देखो हिमालय की कास्ट को इसकी सुरक्षा और निगरानी के लिए हिमकास्ट नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्व विभाग की टीम द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में कींठी छेड़ा झरने के पास पत्थरों को काटकर बनाई गई एक प्राचीन और रहस्यमयी गुफा यानी सुरंग की खोज की गई है। तो ये खोज की गई है पौड़ी गढ़वाल में। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पौड़ी गढ़वाल जिले के कोट ब्लॉक क्षेत्र में गिंठी छेड़ा झरने के नीचे दुर्गम इलाके में एक प्राचीन और रहस्यमयी गुफा की खोज की गई है। ये खोज कहाँ की गई है, पौड़ी के कोट ब्लॉक के गिंठी छेड़ा झरने में। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि गिंठी छेड़ा प्रपात या गिंठी छेड़ा झरना कहाँ है, ये है पौड़ी गढ़वाल में, और यहीं पर एक रहस्यमयी गुफा यानी सुरंग की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटित बेलपट्टी ग्राम समूह पंपिंग योजना, बेलपट्टी ग्राम समूह पंपिंग योजना जो कुमाऊं क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी पेयजल योजना है, किस नदी के जल पर आधारित है या किस नदी के जलग्रहण क्षेत्र में बनाई गई है। ये बनाई गई है रामगंगा नदी पर। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये योजना दोस्तों केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन JJM, जल जीवन मिशन, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। तो इसके अंतर्गत तैयार की गई है बेलपट्टी ग्राम समूह पंपिंग योजना, जो कि रामगंगा नदी पर है। लगभग 19 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी इस योजना के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड कैबिनेट ने कौन सी हवाई पट्टी को रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उत्तराखंड कैबिनेट ने चिन्यालीसोड़ और गोचर हवाई पट्टी, इन हवाई पट्टियों को रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। और जो गोचर हवाई पट्टी ये कहाँ है, ये है चमोली जनपद में। और इन हवाई पट्टियों को अब भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित किया जाएगा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में, ALG के रूप में, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ALG के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। चिन्यालीसोड़ और गोचर हवाई पट्टी को रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 के तहत राज्य में कितने समय से निरंतर निवास कर रहे नागरिकों को देवभूमि परिवार ID दी जाएगी। तो देवभूमि परिवार ID उस व्यक्ति को दी जाएगी जो उत्तराखंड राज्य में 15 साल या उससे अधिक समय से निवास कर रहा है। और ये जो देवभूमि ID किस विधेयक के तहत दी जा रही है, उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026। इसके तहत एक देवभूमि परिवार ID दी जाएगी उसी व्यक्ति को जिसने राज्य में 15 साल या उससे अधिक समय तक निवास किया है। साथ ही साथ इस व्यवस्था के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवार की मुखिया किसको बनाया जाएगा, महिला को बनाया जाएगा। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को ही परिवार का मुखिया माना जाएगा। और इसके लिए एक देवभूमि परिवार प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। ये भी आपको नोट करना है, उच्च स्तरीय देवभूमि परिवार प्राधिकरण जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार की एक जिला एक खेल, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट नीति के तहत नैनीताल जिले के लिए किस विशिष्ट खेल का चयन किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स नीति के तहत नैनीताल जिले के लिए
मॉडर्न पेटाथेलोन नामक खेल का चयन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए मैं आपको सभी एक जिला एक खेल नीति के तहत प्रत्येक जिले में जिस खेल को चुना गया है उसके बारे में बताने वाला हूं, और आपको ये याद कैसे करनी है इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो, देहरादून जिला में जो खेल चयनित किया गया है देहरादून जिले के लिए वो है शूटिंग। अब देहरादून में आपको नोट करना है कि देहरादून में क्या है, सबसे फेमस जगह है FRI। और जब भी आप देहरादून आते हो तो FRI घूमने जरूर जाते हो, और FRI में होती है फिल्मों की शूटिंग। फिल्मों की शूटिंग होती है यहाँ। फिल्मों की जो शूटिंग है, इस शूटिंग से आपको ये स्पोर्ट्स है शूटिंग, इसको आपको नोट करना है कि देहरादून में शूटिंग नामक खेल देहरादून जिले के लिए चयनित किया गया है। हरिद्वार जिला का कुश्ती। अब देखो, हरिद्वार से आपको किस राज्य का नाम याद आता है? हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के शुरुआत में भी हरि है और हरिद्वार की शुरुआत में भी हरि है। तो हरियाणा में भी कुश्ती फेमस है, और हरिद्वार में भी कुश्ती खेल को चयन किया गया है एक जिला एक नीति के तहत। नैनीताल जिला, तो अंग्रेज सबसे पहले आए थे नैनीताल में, और नैनीताल को इन्होंने मॉडर्न मॉडर्न बनाया। नैनीताल में बहुत सारी झीलें हैं, और झीलों के कारण इनको नैनीताल पसंद आया, और अंग्रेज यहाँ पे आके इन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया नैनीताल में। तो नैनीताल जिले का जो खेल है वो है मॉडर्न पेटाथेलोन। पौड़ी जिले की बात करें तो पौड़ी का है एथलेटिक्स, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल में हो रहा है सबसे ज्यादा पलायन। पलायन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पौड़ी गढ़वाल में है अभी। अगर आप पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट देखेंगे तो सर्वाधिक पलायन पौड़ी में है। और पौड़ी में पलायन, और पलायन में क्या होता है? पलायन यानी भाग जाना। पलायन यानी भाग जाना। और भाग जाना ये किस खेल के अंतर्गत आता है? भागना। ये आता है एथलेटिक्स के अंतर्गत। भागना, कूदना, दौड़ना, ये एथलेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार आप इसको नोट कर सकते हैं। चमोली जिला, तो चमोली में रेस वॉक, क्योंकि चमोली है एक पर्वतीय जिला, और पर्वतीय क्षेत्र में आपने देखा होगा आर्मी का बहुत बड़ा क्रेज होता है, और आर्मी में क्या करना पड़ता है? रेस मारनी पड़ती है। तो रेस वॉक चमोली जिले का है। पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, देखो पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी ये चीन के साथ सीमा बनाते हैं, और चीन के साथ भारत की लगातार फाइट होती रहती है। तो मुक्केबाजी पिथौरागढ़ का खेल है, और कबड्डी, क्योंकि फाइट करोगे तो कबड्डी तो खेलना पड़ेगा, तब जाके मजबूत होगे और तभी आप फाइट कर पाओगे, मुक्केबाजी कर पाओगे चीन के साथ। और चीन का पड़ोसी कौन, चीन से सीमा कौन बनाता है? उत्तरकाशी जनपद भी। तो कबड्डी और मुक्केबाजी ये पिथौरागढ़ जिले के खेल है। दोस्तों, अगर आप ये ट्रिक मददगार लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इससे बेहतरीन ट्रिक आपके पास है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिहरी गढ़वाल झील, तो ये तो सिंपल है, क्योंकि कैनोइंग और कयाकिंग ये सबसे अलग खेल आपको लग रहे हैं, और ये खेल इसके लिए जरूरी होता है जल या झील। और झील है टिहरी झील, जो कि एक सबसे बड़ी झील है, और यहीं पर कैनोइंग और कयाकिंग जैसे खेल आयोजित किए जा सकते हैं। ताकि रुद्रप्रयाग जिले का वुसु आपको नोट करना है। उधम सिंह नगर है मैदानी जनपद, मैदानी, और साइकिल केवल मैदानी जनपदों में ही चलाई जा सकती है। अब मैदानी जनपद है उत्तराखंड के दो, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। अब हरिद्वार में तो कुश्ती है, अब बचा उधम सिंह नगर, तो उधम सिंह नगर में है साइकिल, क्योंकि साइकिल केवल मैदानी जनपदों में ही चलाई जा सकती है, पर्वतों में साइकिल चढ़ाई में नहीं जा सकती। अल्मोड़ा का है बैडमिंटन, बागेश्वर का ताइक्वांडो, और चंपावत का है फुटबॉल। तो उत्तराखंड एक जिला एक खेल नीति के तहत प्रत्येक जनपद के प्रत्येक जनपद में जिस खेल का चयन किया गया है वो मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया देश का पहला ग्रीन रोपवे प्रोजेक्ट, जिसमें वन्यजीव संरक्षण के लिए विशेष कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, उत्तराखंड में किन दो स्थानों के बीच प्रस्तावित है? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के तहत देश का पहला ग्रीन रोपवे प्रोजेक्ट ये बनाया जाएगा ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देश का पहला ग्रीन रोपवे कहाँ बनाया जाएगा? ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव के बीच। उत्तराखंड की वह पहली हिमनद झील कौन सी है जहां आपदा प्रबंधन के तहत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाएगी? तो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाएगी वसुधारा झील में। वसुधारा झील कहाँ है? यह है चमोली में, और इसी के निकट है वसुधारा जलप्रपात। तो वसुधारा जलप्रपात या वसुधारा झील ये चमोली जनपद में है, जहां से अलकनंदा नदी का उद्गम भी होता है, और यहाँ पर आपदा प्रबंधन के तहत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाएगी। उत्तराखंड में 31 मई 2026 को आयोजित होने वाली नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के आधिकारिक शुभंकर यानी मस्कट का नाम क्या है, जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा अनावरण किया गया है? नीति घाटी कहाँ है? यह है चमोली में।
नीति घाटी है चमोली में, और ये एक दुर्गम क्षेत्र है। और इन दुर्गम क्षेत्रों में एडवेंचर टूरिज्म, रोजगार, होमस्टे और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन, इसकी घोषणा की गई है, इसका आयोजन किया गया है, और इसके आधिकारिक शुभंकर का नाम रखा गया है क्यालू और हिमतेंदुआ। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 31 मई 2026 को नीति घाटी में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति में दिए जाने वाले हिमालय प्रहरी 2026 सम्मान के पुरुष और महिला वर्ग के विजेता कौन है? तो हिमालय प्रहरी 2026 से सम्मानित किया गया है दयाल सिंह भंडारी और कमला पाठक को। दयाल सिंह भंडारी ये पुरुष वर्ग के विजेता हैं और कमला पाठक ये इनको महिला वर्ग में ये सम्मान दिया गया। हिमालय प्रहरी सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? दयाल सिंह भंडारी और कमला पाठक को। वहीं दूसरी ओर 2025 में यह सम्मान किसे दिया गया था? अगर प्रश्न आएगा तो 2025 में यह सम्मान दिया गया था दीक्षा बिष्ट और घनश्याम रतुड़ी को। घनश्याम रतुड़ी, इनको 2025 में हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तराखंड को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ है ये आपको बताना है, क्योंकि उत्तराखंड को चार श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है उत्तराखंड को। इसमें से कौन सी श्रेणी वो है जिसमें उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ है? तो वह है सर्वाधिक सौर पार्क निर्माण, इसमें उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। ये चार श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक तो है सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन, दूसरी है सर्वाधिक रूफटॉप सोलर संस्थापन, तीसरी है सर्वाधिक डिस्कॉम निरीक्षण, और जो चौथी है वो है सर्वाधिक विक्रेता पंजीकरण। इन चार श्रेणियों में उत्तराखंड को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन, सर्वाधिक रूफटॉप सोलर संस्थापन, सर्वाधिक डिस्कॉम परीक्षण और विक्रेता पंजीकरण में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में 19 सीटर जल विमान सीप्लेन का सफल ट्रायल उत्तराखंड में सबसे पहले कहां किया गया है? सही आंसर हो जाएगा गंगा बैराज ऋषिकेश में। गंगा बैराज ऋषिकेश में जल विमान यानी सीप्लेन का सफल ट्रायल किया गया है उत्तराखंड में। क्या होता है सीप्लेन? जो पानी की सतह से उड़ान भर सकता है और पानी की सतह में ही उतर सकता है, ये होता है सीप्लेन। और इसको अप्रैल 2026 में गंगा बैराज ऋषिकेश से शुरू किया गया है। पहला इसका सफल ट्रायल ऋषिकेश में किया गया है गंगा बैराज में, और इसके बाद टिहरी झील में भी सीप्लेन की सफल वाटर लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण किया गया है। यानी इसके बाद टिहरी झील में भी इसका सफल ट्रायल किया गया है, ये भी आपको नोट करना है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? चारधाम यात्रा, एडवेंचर टूरिज्म, वीकेंड ट्रेवल और पर्यटन को बढ़ावा देना है, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटन जो कि उत्तराखंड की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये ट्रायल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार की नई पहल के तहत पहले चरण में किन 3 पर्वतीय निकायों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की मंजूरी दी गई है? तो कौन से वो पर्वतीय निकाय हैं जिनको स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की मंजूरी दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नगर निगम पिथौरागढ़, नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट और नगर पंचायत गैरसैंण। ये 3 नगर निकाय हैं जिनको स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए किस स्थान पर एक विशेष केंद्र स्थापित किया जाएगा? बद्री गाय उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध गाय है और इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य स्तर पर कई कार्य किए जाते हैं, समय समय पर योजनाएं बनाई जाती है। तो इसके तहत ही एक विशेष केंद्र स्थापित किया जाएगा भराड़ीसैंण गैरसैंण में। भराड़ीसैंण या गैरसैंण कहाँ है? यह है चमोली में। मुख्य उद्देश्य क्या है? बद्री गाय के संवर्धन और पशुपालन को बढ़ावा देना, स्थानीय पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन के आधुनिक तरीकों से अवगत कराना और प्रशिक्षण देना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2026 को
नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में लखपति दीदी के रूप में इस महिला को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। तो 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में लखपति दीदी के रूप में संतोषी सोलंकी को आमंत्रित किया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। देहरादून की है संतोषी सोलंकी और जिनको 26 जनवरी 2026 को लखपति दीदी के रूप में आमंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा देहरादून के झाझरा में, यानी देहरादून को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा देहरादून के झाझरा में स्थित जो विज्ञान धाम है। अब प्रश्न बन सकता है कि देहरादून में विज्ञान धाम कहाँ है? तो यह है देहरादून के झाझरा में है विज्ञान धाम, और यहाँ पर भारत की 5वीं सिटी विकसित होगी। इसका निर्माण कौन करेगा? संस्कृत मंत्रालय करेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ICJS 2.0 रैंकिंग 2025 में उत्तराखंड पुलिस ने पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ICJS क्या है, पहले इसको समझो। इसकी फुल फॉर्म है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बार मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इस रैंकिंग के तहत यानी 2025 में जो ICJS 2.0 रैंकिंग जारी की गई है उसमें उत्तराखंड पुलिस ने पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और उत्तराखंड पुलिस को कितने अंक प्राप्त हुए? 93.46। जबकि दूसरा स्थान प्राप्त किया है हरियाणा ने, हरियाणा पुलिस ने। और हरियाणा पुलिस को दूसरी रैंक प्राप्त हुई है 93.16 अंकों के साथ। हरियाणा पुलिस ने दूसरा स्थान, और तीसरा स्थान प्राप्त किया है असम की पुलिस ने। प्रथम स्थान उत्तराखंड, दूसरा हरियाणा और तीसरा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण पुरस्कार 2026 ये सम्मान दिया गया है भगत सिंह कोश्यारी को, जो कि उत्तराखंड के पूर्व CM यानी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अंतरिम सरकार में ये द्वितीय मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी। इनको पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है रिंकू देवी राणा और दर्शन लाल को। रिंकू देवी राणा, स्वर्गीय रिंकू देवी राणा ये थारू लोक गायिका हैं, और दर्शन लाल को भी सम्मान दिया गया है। दो व्यक्तियों को उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। अब प्रश्न यदि पूछ जाता है कि 2025 में आदि गौरव सम्मान किसे दिया गया था, तो नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को 2025 में आदि गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साहित्य भूषण सम्मान ये उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन है उत्तराखंड का? उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 यानी EPI 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? उत्तराखंड राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है EPI 2024 में, यानी नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 52.07 का स्कोर प्राप्त किया है उत्तराखंड ने, और छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और अगर ओवरऑल रैंक की बात करें, ओवरऑल रैंक, तो 13वां स्थान पूरे देश में प्राप्त किया है उत्तराखंड ने। और छोटे राज्यों की श्रेणी में द्वितीय स्थान की बात करें तो ये द्वितीय स्थान प्राप्त किया है जम्मू कश्मीर, और तृतीय स्थान प्राप्त किया है नागालैंड ने। और बड़े राज्यों की श्रेणी में, बड़े राज्य की बात करें तो बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है तमिलनाडु ने, और तीसरा स्थान प्राप्त किया है गुजरात ने।
ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? उत्तराखंड ने प्राप्त किया है दूसरा स्थान। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब पहले आपको ये समझना है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्या है। ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। और ये दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया गया था फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 का दूसरा संस्करण। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है और इसके तहत उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अरुणाचल प्रदेश ने, अरुणाचल ने, और दूसरा स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड ने। दोनों आपको नोट करने हैं। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उत्तराखंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल द्वारा उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना के तहत अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कितने प्रतिशत कोटा आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 10% का कोटा। बी ऑप्शन है यहाँ पे। अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 10% कोटा आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26 के लिए किसे चुना गया है? बनकटिया ग्लेशियर, चिनाब घाटी और गुलाबी कांठा, इन तीन ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26 चुना गया है। बनकटिया ग्लेशियर कहाँ है? यह है पिथौरागढ़ में, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चिनाब घाटी है चमोली में, और गुलाबी कांठा कहाँ है? उत्तरकाशी में। बनकटिया ग्लेशियर चमोली, चिनाब घाट, बनकटिया ग्लेशियर पिथौरागढ़, चिनाब घाटी चमोली और गुलाबी कांठा उत्तरकाशी को ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26 के लिए चयनित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत उत्तराखंड के किन 2 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है चमोली और अल्मोड़ा जनपद को, और ये केंद्र सरकार की धन धान्य कृषि योजना के तहत चुना गया है। तो केंद्र सरकार की धन धान्य कृषि योजना है, तो देश भर में 100 जनपदों को चुना गया है, और इन 100 जिलों में उत्तराखंड से कितने जिले चुने गए हैं? 2 जिले। कौन कौन से? चमोली और अल्मोड़ा जनपद। और इस योजना की निगरानी कौन रख रहा है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा इस योजना की निगरानी रखी जा रही है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की एक जिला 2 उत्पाद यानी ODTP, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट है ODTP की फुल फॉर्म। उत्तराखंड एक जिला 2 उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सही विकल्प का चुनाव करें। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में जो 2 उत्पाद चुने गए हैं वो है ट्वीड और बाल मिठाई। अल्मोड़ा की बाल मिठाई काफी फेमस है, इस प्रकार आप ट्वीड और बाल मिठाई को याद कर सकते हैं। बागेश्वर के लिए चुना गया है तांबे के बर्तन और मंडवा बिस्कुट। हरिद्वार के लिए चुना गया है गुड़ और शहद, और नैनीताल के लिए चुना गया है एप्पण शिल्प और मोमबत्ती बनाने का शिल्प। तो यहाँ पे देखो, ए का है 3, बी का है 1, सी का है 4 और डी का है 2। 3142, 3142 यानी इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। अब यहाँ से आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन जरूर नहीं यही प्रश्न बने, इसलिए मैं आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। एक जनपद 2 उत्पाद की, वन डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट की, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो अब देखो यहाँ पे अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा की बाल मिठाई काफी प्रसिद्ध है, तो अल्मोड़ा का ट्वीड और बाल मिठाई आपको नोट करना है। बागेश्वर में तांबे के उत्पाद और मंडवा बिस्कुट को चुना गया है। चमोली का हथकरघा एवं हस्तशिल्प और एरोमेटिक हर्बल को चुना गया है। चंपावत के लिए चुना गया है लौह उत्पाद एवं हाथ से बुने उत्पाद। देहरादून का है बेकरी उत्पाद और मशरूम। हरिद्वार का है गुड़ और शहद। नैनीताल का एपन क्राफ्ट, कैंडल क्राफ्ट यानी मोमबत्ती क्राफ्ट।
पिथौरागढ़ का है ऊनी कारपेट और मुनस्यारी राजमा। पौड़ी का है हर्बल उत्पाद और वुडन फर्नीचर। रुद्रप्रयाग है मंदिर अनुकृत हस्तशिल्प और प्रसाद उत्पाद। रुद्रप्रयाग में भगवान शिव का मंदिर है और सबसे ज्यादा अगर पर्यटक जाते हैं तो केदारनाथ मंदिर जाते हैं। केदारनाथ मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। और यहाँ पे जरूरत पड़ेगी मंदिर अनुकृत हस्तशिल्प की और प्रसाद उत्पाद की, इसलिए आपको केदारनाथ से इसका मिलान करना है। टिहरी में है नेचुरल फाइबर उत्पाद और टिहरी नथ भी काफी प्रसिद्ध है। उधम सिंह नगर में है मेथा ऑयल और मूंज ग्रास प्रोडक्ट। और उत्तरकाशी में ऊनी हस्तशिल्प और एप्पल फ्रूट उत्पाद। एप्पल काफी प्रसिद्ध है उत्तरकाशी में। तो हर एक जिले में 2 प्रसिद्ध उत्पादों का चयन किया गया है और जिसको विश्व स्तर तक पहुंचाया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और साथ साथ जो केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद पहल है, इसके साथ इसको संरेखित किया गया है। देखो, राज्य की है एक जनपद 2 उत्पाद, ये है उत्तराखंड राज्य की। और एक जनपद एक उत्पाद ये योजना है केंद्र की। आइए मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, तो इसको आपको नोट जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया क्वेश्चन। एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है और ये है सूची 2। और ये किस योजना की बात हो रही है? एक जिला एक उत्पाद योजना, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी। और राज्य की कौन सी योजना है? एक जिला 2 उत्पाद। वहां पे 2 उत्पाद है प्रत्येक जिले में, और यहाँ पे इस योजना के तहत एक जिले में एक उत्पाद चुना गया है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा है। यहाँ पे देखो, चमोली का है मछली आधारित उत्पाद। उधम सिंह नगर का है आम आधारित उत्पाद। हरिद्वार का है मशरूम। और बागेश्वर का है कीवी आधारित उत्पाद। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अब मैं आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। उत्तराखंड एक जिला एक उत्पाद, ये केंद्र सरकार की योजना है और इसके तहत उत्तराखंड में प्रत्येक जिले में एक उत्पाद का चयन किया गया है, जिसको बढ़ावा दिया जाएगा। अल्मोड़ा का है खुबानी आधारित उत्पाद। बागेश्वर का है कीवी आधारित उत्पाद। चमोली की है मछली आधारित उत्पाद। चंपावत में तेज पत्ता और मसाले, ये मसाले के अंतर्गत ही आता है। देहरादून का है बेकरी उत्पाद। हरिद्वार का मशरूम उत्पाद है। नैनीताल का है फलों का रस और कद्दू आड़ू आदि। ये सब इसमें आ गए। पौड़ी का है साइट्रस आधारित उत्पाद। साइट्रस आधारित उत्पाद जैसे माल्टा, नींबू, ये इसमें आ जाते हैं। पिथौरागढ़ का है हल्दी आधारित उत्पाद। रुद्रप्रयाग का है अमरथा आधारित उत्पाद, लड्डू उत्पाद आदि। टिहरी का है अदरक आधारित उत्पाद। उधम सिंह नगर का है आम आधारित उत्पाद और उत्तरकाशी का है एप्पल आधारित उत्पाद। उत्तराखंड एक जिला एक उत्पाद ही मैंने आपको कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर पिंडर घाटी यानी चमोली के किस गांव को जड़ी बूटी ग्राम उत्कृष्ट गांव के सम्मान से सम्मानित किया गया है? जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव से सम्मानित किया गया है चमोली के पिंडर घाटी के घेस गांव को। पी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। घेस गांव का है चमोली की पिंडर घाटी में, और इसको जड़ी बूटी ग्राम उत्कृष्ट गांव से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना के तहत सर्वप्रथम किन 2 नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव है? नदी जोड़ो परियोजना के तहत सर्वप्रथम जोड़ा जाएगा पिंडर नदी और कोसी नदी को। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नदी जोड़ो परियोजना के तहत सर्वप्रथम पिंडर नदी और कोसी नदी को जोड़ने का प्रस्ताव है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में आयोजित 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की थीम क्या है? 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की थीम क्या थी? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। ये 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की थीम थी। और इस पोषण अभियान का आयोजन देहरादून में कब किया गया 2025 में? तो 17 अक्टूबर 2025 को। जबकि जो ये राष्ट्रीय पोषण माह, इसकी शुरुआत पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई थी 2018 में।
8 मार्च 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान की शुरुआत की थी और ये 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में आयोजित किया गया देहरादून में 17 अक्टूबर 2025 में, जिसकी थीम थी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। नेक्स्ट यहाँ पे राज्य सरकार ने वाइन टूरिज्म यानी वाइन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई आबकारी नीति के तहत पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया गया है कोट द्वार में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पौड़ी गढ़वाल के कोट द्वार में पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रदेश में प्रथम स्थान पर ओवरऑल नगर निकाय की अगर बात करें तो प्रथम स्थान हासिल किया है लाल कुआं ने। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और लाल कुआं को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करें इसकी राष्ट्रीय रैंक वो है इसकी 54 और राज्य में इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है रुद्रपुर को और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है मसूरी को। अब आपको एक और चीज देखनी है कि अगर यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निगम या नगर पंचायत या आपसे पूछी जाती है नगर पालिका, तो तब तो आंसर आपको लाल कुआं नहीं रहेगा, क्योंकि नगर लाल कुआं क्या है? लाल कुआं है एक नगर पंचायत। नगर पंचायत और इसका स्कोर क्या है? राष्ट्रीय रैंक इसकी क्या है? 54 है। मसूरी रुद्रप्रयाग की जो राष्ट्रीय रैंक है दोस्तों ये है 68 और मसूरी के राष्ट्रीय रैंक है 169। तो ओवरऑल नगर निकायों में तो प्रथम पे लाल कुआं है, दूसरे पे रुद्रपुर और तीसरे पे मसूरी है। राज्य में इनके रैंक है 1 2 3। लेकिन अगर नगर पंचायत में आता है तो नगर पंचायत में तो ठीक है लाल कुआं ही है। रुद्रपुर है एक नगर निगम और मसूरी है नगर पालिका। अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पे नगर निकायों की। अगर प्रश्न बनता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निगम जिसकी रैंक प्रथम है, तो नगर निगम में तो रुद्रपुर की रैंक फिर प्रथम आ जाएगी और नगर पालिका में प्रथम रैंक आ जाएगी मसूरी की। तो टॉप 3 तो यही है। और अगर अलग अलग निकायों की बात करें तो नगर पंचायत में तो लाल कुआं ही है, नगर निगम में रुद्रपुर आ जाएगा प्रथम पे और नगर पालिका में मसूरी आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये समझना होगा। अगला है उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में 5 अगस्त 2025 को आई बाढ़ किस जलग्रहण क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी? 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में बाढ़ आई थी और काफी जल का सैलाब वहां पे आया था। और ये किस जलग्रहण क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी ये बाढ़? तो ये हुई थी खीर गंगा में। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और खीर गंगा ये किसकी सहायक नदी है? ये है भागीरथी की सहायक नदी। जुलाई 2025 में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे? उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 इसका आयोजन किया गया रुद्रपुर में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें मुख्य अतिथि थे। हाल ही में मंजूर की गई सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये परियोजना स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये किस नदी पर है? अगर नदी का पूछ जाता है तो ये है गौरी गंगा पर। गौरी गंगा ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मिलम ग्लेशियर से। और एक किसकी सहायक नदी है? तो ये काली नदी की सहायक नदी है जौलजीबी नामक स्थान पर। जौलजीबी में काली नदी से संगम करती है। इसी गौरी गंगा पर है पिथौरागढ़ में सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है गुनियाल गांव देहरादून से। देहरादून के गुनियाल गांव से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। और शुरुआत कब की गई? 29 मई 2025 को। डेट भी आप नोट कर सकते हैं। उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है?
उत्तराखंड का जो पहला साइकेड गार्डन है इसको स्थापित किया गया है हल्द्वानी में। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और यहाँ पे जो साइकेड पौधे हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। साइकेड पौधों को जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। ग्रामीण पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उत्तराखंड का कौन सा गांव वारी विलेज के नाम से प्रसिद्ध हो गया है? मथोली गांव, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मथोली गांव को वारी विलेज के नाम से जाना जाता है। और मथोली गांव कहाँ है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी जनपद का मथोली गांव वारी विलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ग्रामीण पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में यह विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा उत्तराखंड में आयोजित की गई राज्य सहायता मिशन यानी SSM की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला कहाँ संपन्न हुई? तो नीति आयोग के द्वारा जो राज्य सहायता मिशन की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला संपन्न हुई है, तो ये संपन्न हुई है देहरादून में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये कार्यशाला नीति आयोग और उत्तराखंड सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान यानी सेतु आयोग के सहयोग से संपन्न हुई है। किसके सहयोग से? नीति आयोग और सेतु आयोग, इसके सहायता से संपन्न हुई है पहली क्षेत्रीय कार्यशाला देहरादून में। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी UCC कब लागू हुई? तो उत्तराखंड में UCC लागू हुई 27 जनवरी 2025 को। और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य जहां पर UCC लागू की गई। अब वैसे इससे पहले गोवा में भी UCC लागू हो चुकी थी। गोवा में कब हुई UCC लागू? 1869 में। लेकिन इस समय गोवा था पुर्तगालियों के अधीन। पुर्तगालियों के अधीन अधीन यानी स्वतंत्र भारत की बात करें तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर UCC लागू की गई। UCC लागू करने के लिए UCC का मसौदा तैयार किया गया और इसके लिए 27 मई 2022 को एक कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? इस कमेटी की अध्यक्षता की थी न्यायमूर्ति रंजना देसाई ने। रंजना देसाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में किन नई रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? परियोजना इंपॉर्टेंट है, पर्वतमाला परियोजना। इसके तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब इन दो रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, पर्वतमाला परियोजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी के अन्वेषण और दोहन के लिए किस देश के साथ MOU यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा के लिए आइसलैंड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी एक समझौता ज्ञापन किया है आइसलैंड के साथ उत्तराखंड सरकार ने। और यह समझौता भूतापीय संसाधनों के अन्वेषण और दोहन के लिए किया गया है। कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की गई है? तो कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की गई है रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और राज्य की पहली साइबर फोरेंसिक लैब की बात करें तो ये स्थापित की गई है देहरादून में इससे पहले। और कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की गई है उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड में आदर्श संस्कृत ग्राम योजना का शुभारंभ किस गांव से किया गया? आदर्श संस्कृत ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया है देहरादून के भोगपुर गांव से। देहरादून जनपद में संस्कृत ग्राम किसे चयनित किया गया है? भोगपुर को। और इसी भोगपुर गांव से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा आदर्श संस्कृत ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? संस्कृत को जनभाषा बनाना और इसका गौरव पुनः स्थापित करना। और इसी के तहत दोस्तों प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम चुना गया है। आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड में महिला सारथी योजना कब शुरू की गई है? उत्तराखंड में महिला सारथी योजना शुरू की गई है 8 मार्च 2025 को। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को स्वावलंबी बनाना।
8 मार्च 2025 को महिला सारथी योजना शुरू की गई है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड की किन प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है ह्यू कोलिन गेंजर और राधा बहन भट्ट को। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ह्यू कोलिन गेंजर प्रसिद्ध लेखक हैं और राधा बहन भट्ट ये समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 में किस जिले ने राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार जीता है? नैनीताल ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नैनीताल ने 5 श्रेणियों में ये खिताब जीता है और दूसरा स्थान प्राप्त किया है देहरादून ने। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में प्रथम स्थान नैनीताल को प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान देहरादून को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2025-26 की थीम क्या रखी गई है? उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2025-26 इसकी थीम है विकसित भारत, यंग लीडर्स। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के घटनाक्रम पर आधारित पुस्तक वो 17 दिन, इसके लेखक कौन है? वो 17 दिन ये पुस्तक लिखी गई है इस घटनाक्रम पर। सिलक्यारा सुरंग में जो श्रमिक फंस गए थे, सिलक्यारा सुरंग का है उत्तरकाशी में है, तो वो 17 दिन पुस्तक के लेखक हैं राजीव रंजन सिंह। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ करार किया? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसके साथ सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा एक करार किया गया है। उद्देश्य क्या है? जो दुर्गम सीमांत गांव जैसे माणा हो गया, नीति, जादुम गांव, यहाँ पर पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ट्रैकिंग रूट्स विकसित करना और स्थानीय पलायन को रोकना, ये इसके मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योग और मलखम्ब जैसे पारंपरिक खेलों को भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। बिल्कुल सत्य है। योग और मलखम्ब खेल जो भारतीय स्वदेशी और पारंपरिक खेल हैं, इनके विशेष प्रोत्साहन के लिए 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित किया गया, इसमें इनको शामिल किया गया था। 38वें भारतीय राष्ट्रीय खेलों में रात्रिकालीन रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। रात्रिकालीन में दोस्तों रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और ये कहाँ आयोजित की गई थी? चंपावत में। चंपावत में शारदा नदी पर, शारदा नदी पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी रात्रिकालीन में। तो इस आयोजन ने एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है और इस प्रकार ये एक रिकॉर्ड बन चुका है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो पहला कथन भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में 2025 में। इनके बारे में मैंने आपको बता भी रखा है डिटेल्स में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 200 से अधिक पदक जीतने वाले एकमात्र राज्य का नाम बताइए। उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे 2025 में, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था राज्यों में महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था राज्य श्रेणी में और 200 से अधिक पदक जीते थे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। मेजबानी की उत्तराखंड ने और आयोजन जो किया गया था, आयोजन कब किया गया था? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। शुभंकर क्या था इसका? तो मौली। और थीम क्या थी? हरित खेल यानी ग्रीन गेम्स। और इसमें जो मसाल थी, मसाल का नाम क्या था? तेजस्विनी मसाल। आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। अब यहाँ पे ये है मेडल डेली, नेशनल गेम्स, 38वें राष्ट्रीय खेल,
38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेडल टेली। तो सबसे पहले यहाँ पे शीर्ष स्थान पे है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ये है जो सर्विस होती है, जैसे सशस्त्र सीमा बल हो गया या सेना, इसमें ये प्रतिभा करते हैं सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में। ठीक है, राज्य श्रेणी का पूछा गया है तो देखो प्रथम पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने राज्य श्रेणी में सर्वाधिक पदक 201 पदक जीते थे। हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो राज्यों की श्रेणी में तो उत्तराखंड छठे स्थान पर। ओवरऑल अगर देखें पदक तालिका मेडल टेली में तो उत्तराखंड का स्थान है 7वां। केवल राज्यों की श्रेणी पूछते हैं तो फिर उत्तराखंड का देखो पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा हरियाणा का, तीसरा कर्नाटक का, चौथा मध्य प्रदेश का, पांचवा तमिलनाडु का और छठा उत्तराखंड का। उत्तराखंड ने कितने गोल्ड मेडल जीते? 24। कुल कितने पदक जीते उत्तराखंड ने? 103। और टॉप 3 राज्य हैं महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक। और नंबर 1 पे है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट्स में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान हासिल किया है? नीति आयोग की जो रिपोर्ट है एसडीजी इंडेक्स 2023-24, इसमें उत्तराखंड ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और उत्तराखंड के साथ साथ केरल ने भी प्रथम स्थान हासिल किया है। केरल और उत्तराखंड को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान मिला है। स्कोर कितना किया है उत्तराखंड और केरल ने? 79 स्कोर और प्रथम रैंक हासिल की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान में उत्तराखंड में कुल नगर निगम है 11। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब कई बार नगर निगम पूछे जाते हैं और इनका स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है, तो पूरी लिस्ट में आपको बताने वाला हूँ नगर निगमों की। उत्तराखंड में कौन कौन से नगर निगम हैं, इनकी स्थापना कब की गई। पहला नगर निगम देहरादून, जिसकी स्थापना 1998 में हुई। दूसरा नगर निगम उत्तराखंड का हल्द्वानी 2011 में स्थापित, हरिद्वार 2011 में स्थापित, रुद्रपुर 2013 में स्थापित, काशीपुर 2013 में स्थापित और रुड़की 2013 में स्थापित। उसके बाद ऋषिकेश और कोटद्वार 7वें और 8वें जो नगर निगम है, इनको 2017 में स्थापित किया गया। श्रीनगर गढ़वाल को 2021 में स्थापित किया गया नगर निगम के रूप में। और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ये 2024 में नगर निगम का इनको दर्जा दिया गया। तो कंप्लीट जो ये 11 नगर निगम है वर्तमान में उत्तराखंड, ये लिस्ट मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? उत्तराखंड में ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है शिमला पास और सरुताल बुग्याल। इनको 2024 का ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया। शिमला पास कहाँ है? शिमला पास है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में है शिमला पास। और सरुताल बुग्याल कहाँ है? प्रश्न बन सकता है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी का सरुताल बुग्याल और शिमला पास जो कि पिथौरागढ़ में है, इनको ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। देश का पहला लेखक गांव राइटर्स विलेज उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया है? थानो, मुनस्यारी, कौसानी या रामगढ़। तो देहरादून के थानो को उत्तराखंड या देश का पहला लेखक गांव के रूप में चुना गया है। थानो गांव, थानो कहाँ है? यह है देहरादून में। इसे बनाया गया है देश का पहला लेखक गांव। इसका उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में इसका उद्घाटन हुआ। और इस परिकल्पना के प्रणेता है दोस्तों डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। उद्घाटन तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, लेकिन जो ये परिकल्पना है लेखक गांव बनाने की, राइटर्स विलेज स्थापित करने की, तो ये परिकल्पना है, इस परिकल्पना के प्रणेता है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देहरादून के थानों में देश का पहला लेखक गांव राइटर्स विलेज स्थापित किया गया है। अगला है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है उत्तरकाशी की भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत दोस्तों इसका निर्माण किया जा रहा है। और जो ये स्थान है जहां पर स्थापित किया जा रहा है भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर, जो कि उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली खगोल पर्यटन
नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत की पहली खगोल पर्यटन नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है मसूरी में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और मसूरी में कब आयोजित की गई? 1 और 2 जून 2024 को पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किया गया मसूरी के। अगर प्रश्न पूछता कि मसूरी में कहाँ आयोजित थी, तो मसूरी में तो जॉर्ज एवरेस्ट है, जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में इसका आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश का पहला बुरांश यानी रोडोडेंड्रॉन उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान स्थापित किया गया है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी गांव में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान यानी बुरांश उद्यान मुनस्यारी गांव में विकसित किया गया है। बुरांश ये दोस्तों उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। और उत्तराखंड के साथ साथ ये किनका राज्य वृक्ष है? उत्तराखंड, नागालैंड और यानी भारत के 2 राज्यों के राज्य वृक्ष है। और साथ में ये नेपाल का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। नेपाल, उत्तराखंड, नागालैंड और नेपाल का ये उत्तराखंड नागालैंड का ये राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष, और नेपाल का ये राष्ट्रीय वृक्ष है। ये मैंने आपको बता भी रखा है कई बार और ये एग्जाम में पूछा गया था। बुरांश किन राज्यों का राज्य वृक्ष है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तूतिग उत्तराखंड में स्थित एक गांव है जो कार्बन तटस्थता के लिए जाना जाता है। और कथन 2 है, उत्तराखंड के जखोल गांव ने 2024 में साहसिक पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 जीती है। तो बताना है कौन सा यहाँ पे कथन सही है। तो जो पहला कथन है तूतिग, तूतिग दोस्तों उत्तराखंड का गांव नहीं है। तूतिग है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है तूतिग, ये उत्तराखंड में गांव नहीं है। उसके बाद दूसरा कथन है उत्तराखंड के जखोल गांव ने 2024 में साहसिक पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 जीती है। ये बिल्कुल सत्य कथन है। तो केवल कथन 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये जखोल गांव ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन 1 है यहाँ पे, वर्ष 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आंकलन कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 तेंदुए हैं, जिनमें से 124 उत्तराखंड में है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। भारत में सबसे अधिक हिम तेंदुओं की आबादी उत्तराखंड में, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक जो हिम तेंदुओं की आबादी है वो है लद्दाख में। लद्दाख में कितनी है? 477 है। और उसके बाद दूसरा स्थान आता है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में है 124 हिम तेंदुए और लद्दाख में 470। तो फर्स्ट स्थान पर है लद्दाख और दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नमक वाली ब्रांड की संस्थापक कौन है? नमक वाली ब्रांड जिन्होंने लोन का मतलब उत्तराखंड में नमक ही होता है। लोन या नमक वाली ब्रांड की संस्थापक है शशि बहुगुणा। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब कई बार दोस्तों उत्तराखंड की जो चर्चित महिलाएं हैं जिन्होंने अपना अलग अलग चीज़ों के लिए पहचानी जाती है, अलग अलग जो ब्रांड है उनके लिए पहचानी जाती है, अलग ब्रांडों के लिए, तो उनका नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उत्तराखंड की चर्चित महिलाएं, इनसे प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम में। नमक वाली ब्रांड शशि बहुगुणा, लाठी आर्ट से संबंधित कंचन जदलिका, मांगल गर्ल नंदा सती। देखो नंदा सती का आपको नाम कैसे नोट करना है। मांगल किसके गाए जाते हैं? देवी देवताओं के गाए जाते हैं। तो नंदा देवी के मांगल, नंदा देवी से आपको याद रखना है नंदा सती। धौलगल वर्षा पंडवाल। हुली आर्ट से संबंधित तान्या कोटनाला का हुली आर्ट कहा जाता है। और पिरोलोमैन संबंध है मंजू सा का, पिरोलोमैन कहा जाता है मंजू सा को। मशरूम गल के नाम से प्रसिद्ध है दिव्या रावत। एपण गल के नाम से प्रसिद्ध है मीनाक्षी खाती। और पिछोड़ा वुमेन के नाम से प्रसिद्ध है मंजू टंटा। उत्तराखंड की जो प्रमुख चर्चित महिलाएं थी वो मैंने आपको बता दी है, इनको आप नोट जरूर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद
जीईपी जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। निम्नलिखित में से जीईपी के अवयव हैं। जीईपी 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 की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। जीडीपी होती है, उसी तर्ज पर जीईपी जारी किया है उत्तराखंड, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बना है। जीईपी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, तो भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। इसमें कौन कौन से अवयव शामिल हैं? तो 4 स्तंभ है दोस्तों, इसके 4 मुख्य पिलर। तो इसमें एक तो वायु है, बिल्कुल सही है, जल है, वन है और मृदा है। इन्वायरमेंट, ये जो मुख्य तत्व हैं, जो मुख्य अवयव हैं, वायु, जल, मृदा और वन, यही इसके 4 मुख्य तत्व हैं। तो इसमें स्वच्छता नहीं आएगा। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए जो इसमें हैं, जो इसके अवयव हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें शामिल है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। अभिकथन ए में है, उत्तराखंड में पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना के तहत सरकार 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पिरुल खरीदेगी। बिल्कुल सही है। पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना के तहत सरकार के द्वारा 50 रुपए प्रति किलोग्राम पिरुल को खरीदा जा रहा है। कारण आर है, जंगल में पिरुल एकत्र करने से जंगल की आग को कम करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, आपको क्या बताना है कि कौन सा कोट यहाँ पे सही है। तो पहला जो अभिकथन है, पिरुल लाओ पैसा योजना के तहत सरकार 50 रुपए में प्रति किलोग्राम की दर से पिरुल खरीदेगी। अब जब सरकार ने 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर उसका रेट लगाया है, तो लोग अधिक से अधिक पिरुल इकट्ठा करेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। और जितना अधिक पिरुल जंगलों से इकट्ठा होगा, जंगल से पिरुल एकत्र करने से फिर जंगल की आग को कम करने में मदद मिलेगी। तो कारण आर भी इसका सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है कि पिरुल खरीदने से पिरुल घट जाएगा जंगलों से, जिससे आग कम लगेगी जंगलों में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है? उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है कितना है? सही आंसर हो जाएगा 45.44। उत्तराखंड की फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 कंप्लीट मैंने आपको बता रखी है। तो उसके अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित यानी फॉरेस्ट कवर एरिया है जो उत्तराखंड का, वो है 44.44 यानी 45.44%। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये है फॉरेस्ट कवर उत्तराखंड वन आच्छादित क्षेत्र। तो वनों के प्रकार हैं, इसमें अति सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये आते हैं 9.85% क्षेत्र पर, जियोग्राफिकल एरिया जो उत्तराखंड का है। मध्यम सघन वन आते हैं 23.40% हिस्से में, और खुले वन है 12.19, यानी कुल उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 45.44% क्षेत्र पर वन है, यानी फॉरेस्ट कवर है। और इन वनों में भी सबसे ज्यादा मध्यम सघन वन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति की आयु वर्ग की अर्हता क्या है? जो उत्तराखंड सौर स्वरोजगार योजना है दोस्तों, इसमें जो व्यक्ति की आयु वर्ग है 18 से 65 वर्ष, ये ऑप्शन है। 18 से 65 वर्ष के व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है, और ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत सौर संयंत्र 20 से 200 किलोवाट 20 से 200 किलोवाट तक के सौर संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की जो आयु सीमा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में लेखक गांव नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है? तो लेखक गांव नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है देहरादून में। देहरादून का जो थानो गांव है, थानो गांव, इसको बनाया गया है लेखक गांव, थानो गांव। और इसका उद्देश्य है लेखकों, कवियों और विचारकों को एक शांत और रचनात्मक वातावरण प्रदान करना। और इस जो ये लेखक गांव बनाने की परिकल्पना है दोस्तों, ये है पूर्व मुख्यमंत्री और साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इसकी परिकल्पना की गई।
आगे बढ़ते हैं। मानसखंड माला मिशन निम्न में से किससे संबंधित है? मानसखंड माला मिशन, तो ये संबंधित है मंदिरों में अवस्थापना सुविधा। ये ऑप्शन हो जाएगा, मंदिरों से संबंधित है, मंदिरों के पुनरुद्धार से संबंधित है मानसखंड माला मिशन। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इसके बारे में दोस्तों डिटेल्स जानते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो मानसखंड मंदिर माला मिशन, इस मिशन के तहत कुल 47 मंदिरों को चिन्हित किया गया है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत प्रथम चरण में 16 मंदिर चिन्हित किए गए हैं। कुल तो 47 मंदिर है, लेकिन प्रथम चरण में 16 मंदिरों का चयन किया गया है। कौन कौन से 16 मंदिर है? तो अल्मोड़ा में जागेश्वर महादेव मंदिर, चितई गोलू देवता मंदिर, कटारमल सूर्यदेव मंदिर, कसार देव मंदिर और नंदा देव मंदिर। ये तो अल्मोड़ा में चुने गए हैं, चिन्हित किए गए हैं। पिथौरागढ़ में चिन्हित किए गए हैं पाताल भुवनेश्वर मंदिर और हाट कालिका मंदिर। बागेश्वर में बागनाथ मंदिर और बैजनाथ मंदिर। चंपावत में है पाताल रुद्रेश्वर, माँ पूर्णागिरी मंदिर, माँ वाराही देवी मंदिर और बालेश्वर मंदिर। नैनीताल का नैना देवी मंदिर और कैंची धाम मंदिर और उधम सिंह नगर का चैती धाम मंदिर। तो कुमाऊं के जो प्रसिद्ध 16 मंदिर हैं वो प्रथम चरण में चयनित किए गए हैं मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत। नाम इसका मानसखंड क्यों है? क्योंकि स्कंद पुराण में कुमाऊं को कहा जाता है मानसखंड और गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता है। इसलिए कुमाऊं के मंदिरों से संबंधित मिशन है, तो इसलिए इसका नाम मानसखंड मंदिर माला मिशन है। और द्वितीय चरण में 14 और तृतीय चरण में 17 मंदिर किए जाएंगे। तो अभी प्रथम चरण शुरू है जिसमें 16 मंदिरों का चयन किया जा चुका है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 की थीम क्या थी? उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 की थीम थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, और इसका आयोजन देहरादून में किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी योजना उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू की गई? भारत नेट योजना। देखो नेट क्या होता है, यानी जाल। और जब हम जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए, मछलियां कई सारी होती है, कई सारे मछलियों को पकड़ने के लिए फिर जाल फेंका जाता है और जाल में आ जाती है। तो उसी प्रकार गांव कई सारे होते हैं और इन सभी ग्रामों को प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए नेट योजना, इस प्रकार आप इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन ये नेट वो वाला नेट नहीं, ये नेट है कनेक्टिविटी वाला है, ठीक है, कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी। तो भारत नेट योजना विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है ये है कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से देश के सभी ग्राम पंचायतों को उच्च गति का इंटरनेट प्रोवाइड कराना और इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 दिसंबर 2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की गई थी और तृतीय किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त की जाती है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई थी और ये केंद्रीय योजना है जिसके तहत जो पात्र किसान है उनको प्रतिवर्ष दिए जाएंगे 6,000 रुपए। और ये 6,000 रुपए दोस्तों 3 किस्तों में दिए जाएंगे। 3 किस्तों में पहली किस्त होगी वो होगी अप्रैल और जुलाई के मध्य, जुलाई में 2,000 रुपये की किस्त। फिर दूसरी किस्त होगी अगस्त और नवंबर में 2,000 रुपये की। और जो तीसरी यानी अंतिम किस्त है वो होगी 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त की जाएगी 2,000 रुपये। 3 किस्तों में ये इन रुपयों का आवंटन किया जाएगा। तो तृतीय किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त की जाती है, यानी दोनों कथन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 किसके लिए लागू की गई है? स्वनिधि योजना ये लागू की गई है फेरी विक्रेताओं व्यवसायियों के लिए। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, पीएम स्वनिधि योजना। इसको 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था 1 जून 2020 को। और कोविड महामारी थी इस समय, तो उस समय जो आजीविका खो चुके रेहड़ी पटरी वाले या जो फेरी विक्रेता थे इनको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू की गई थी इनके लिए, फेरी विक्रेताओं के लिए।
सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना संबंधित है, ये संबंधित है महिला और नवजात शिशु से संबंधित है उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना। और इस योजना के तहत जो लाभार्थी महिला होती है उसको दो अलग अलग किट प्रदान की जाती है, एक तो गर्भवती महिला के लिए और दूसरी नवजात शिशु के लिए प्रदान की जाती है किट। और इसमें पौष्टिक आहार होते हैं, स्वच्छता सामग्री होती है, शिशु के लिए कपड़े शामिल होते हैं। उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना संबंधित है, यह है महिला एवं नवजात शिशु के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड एवं स्टार स्केप्स के आपसी सहयोग आयोजित गहन खगोल पर्यटन कार्यक्रमों की श्रृंखला है। कथन 2 है नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान मसूरी से शुरू हुआ है। इसमें कौन सा कथन सही है? जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, और दूसरा भी यहाँ पे क्योंकि मसूरी से ये अभियान शुरू हुआ है तो ये भी सही है। स्टार स्केप्स के साथ उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने इसको शुरू किया है। स्टार स्केप्स के साथ, ये आपको नोट करना है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड एवं स्टार स्केप्स के आपसी सहयोग से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, और इसका जो अभियान शुरुआत की गई अभियान की तो मसूरी से की गई है, यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड एक ही दिन में अधिकतम 18 उत्पादों के लिए जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिल्कुल सही है, 4 दिसंबर 2023 को 18 जीआई टैग प्रदान किए गए थे उत्तराखंड के उत्पादों को, 18 उत्पादों। दूसरा है चमोली का लकड़ी का रम्माण मुखौटा उत्तराखंड का जीआई टैग वाला उत्पाद है। इसी 18 जो जीआई टैग प्रदान किए गए थे उनमें से एक था रम्माण मुखौटा, जो कि चमोली का एक लकड़ी का रम्माण मुखौटा है, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कथन 1 है एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली निशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन किया गया। बिल्कुल सही कथन है। कथन 2 है यह पहल संजीवनी योजना का हिस्सा है जो सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए निशुल्क हेलीकॉप्टर परिवहन और ड्रोन आधारित चिकित्सा विवरण प्रदान करती है। ये कथन भी दोस्तों सही है, दोनों कथन यहाँ पे सही है। एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली निशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा उद्घाटित की गई है, और ये पहले संजीवनी योजना का हिस्सा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।